सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ स्कॉलर पॉइंट। और इस चैनल पे हम स्पेशली बीएड फर्स्ट ईयर के लिए स्टडी कर रहे हैं विच इज़ फॉर सीसीएस यूनिवर्सिटी। हिस्ट्री को हम जो है हिस्ट्री बुक 1 को हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और अब जो हमारा टॉपिक है वो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन और साइकोलॉजी की बेसिक्स हमने कल देख लिए थे। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन वीडियोस में आपको पीवाईक्यूज, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है, हर एक चीज़ का अच्छे से एग्जाम्पल अगर आप इन वीडियोस को देखते हैं तो यू कैन डेफिनेटली स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। आई विल टेल यू सम एग्जाम टिप्स एंड एग्जाम्पल्स, ऑल्सो क्विक रिविजन टेबल। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन को हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। साइकोलॉजी को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखिए कि साइकोलॉजी कैसे चेंज हो गई साइंस ऑफ सोल से साइंस ऑफ बिहेवियर की तरफ, या फिर एक आउटलाइन दीजिए साइकोलॉजी का। ये पीवाईक्यू है जो बार बार रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछा गया है। 10 मार्क का क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर। साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक लॉन्ग जर्नी के तहत गुजरा है, गोन हुआ है। और ये जो है कंटिन्यूअसली इसमें चेंजेस हुए हैं और इसकी डेवलपमेंट हुई है। ये एक फिलोसफिकल सब्जेक्ट की तरह शुरू हुआ था, लेकिन बाद में ये एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बन गया 20th सेंचुरी में। नहीं, लेकिन जो साइकोलॉजी है उसको एक साइंटिफिक लुक की तरह देखा गया 20th सेंचुरी में। साइकोलॉजी एंशंट पीरियड में हम मानते थे कि जो साइकोलॉजी है वो एक साइंस ऑफ सोल है, यानी कि किसी भी इस सोल की स्टडी करने के लिए हम जो है साइकोलॉजी को यूज़ करते हैं। एंशियंट में ग्रीस, प्लेटो, अरस्तु, इन सब ने साइकोलॉजी को डिफाइन किया है एज अ साइंस ऑफ सोल, की जो साइकोलॉजी है वो स्टडी है साइंस ऑफ सोल की। और जो वर्ड है साइको, इसका मतलब है सोल, और लोगोस का मतलब है नॉलेज। जो साइकोलॉजी है वो ट्रीट की जाती है एक ब्रांच ऑफ फिलोसफी जो नेचर ऑफ सोल के साथ जो है डील करती है। इसका क्रिटिसिज्म ऐसे हुआ कि जो सोल है वो एक एब्स्ट्रैक्ट है जो कभी भी ऑब्जर्व नहीं की जा सकती, और साइंटिफिकली हम उसको मेज़र कर ही नहीं सकते। एक सोल को हम कैसे मेज़र करेंगे? तो ये जो है ये बाद में इसका चेंज हुआ मिडिवल पीरियड में। मिडिवल पीरियड में साइकोलॉजी को बोला गया कि इट इज़ अ साइंस ऑफ माइंड। जो फिलोसोफर थे उनका जो पूरा का पूरा फोकस है वो सोल से किसकी तरफ चला गया? माइंड की तरफ। साइकोलॉजी अब बन गई साइंस ऑफ माइंड, जो स्टडी है मेंटल प्रोसेसेस जैसे कि थिंकिंग, कुछ भी सोचना, रीजनिंग, इमेजिन करना, कुछ भी, ये सब अब किसके अंतर्गत आने लगी? सबके सब साइकोलॉजी के। लेकिन इसका क्रिटिसाइज भी इसीलिए हुआ क्योंकि जो माइंड है ये तो कुछ भी सोच सकता है, अनसाइंटिफिक है, कभी भी हम माइंड को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो ये भी जो है सही से चला नहीं। अब 19th सेंचुरी में साइकोलॉजी हो गई साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। वुंट ने बोला इस्टेब्लिश किया एक फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी जर्मनी में 1879 में। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक्सपेरिमेंटल मेथड, किसके लिए? साइकोलॉजी के लिए, जिसमें कौन कौन थे? विलियम जेम्स और शूली, जिन्होंने साइकोलॉजी को डिफाइन किया कि इट इज़ अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। और बाद में इग्नोर्ड अनकॉन्शियस बिहेवियर कम्प्लीटली। इसमें क्या हुआ कि उन्होंने सिर्फ कॉन्शियसनेस पे ध्यान दिया, अनकॉन्शियसनेस पे उन्होंने ध्यान दिया ही नहीं। यानी कि उन्होंने सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट पे ध्यान दिया, नेगेटिव पॉइंट पे उन्होंने ध्यान दिया ही नहीं। इस वजह से ये भी मामला क्या हुआ? रिजेक्ट हो गया। फिर अब मॉडर्न पीरियड में क्या है? तो साइकोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ बिहेवियर। अब हम साइकोलॉजी को मानते हैं कि इट इज़ अ साइंस ऑफ बिहेवियर, यानी कि बिहेवियरी जब हम पढ़ते हैं, किसी चीज़ को स्टडी करते हैं, तो इट इज़ साइकोलॉजी। वॉटसन ने 20th सेंचुरी में एक मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडर्न डेफिनेशन दी साइकोलॉजी की, दैट साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर। आप बिहेवियर को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं, स्टडी भी कर सकते हैं, साइंटिफिकली भी कर सकते हैं। MC डोगाल ने भी इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया है, जो वर्ड कॉन्शियसनेस है, कि ये एक बहुत ही बैड वर्ड है और ये इट हैज़ बीन अ ग्रेट मिसफॉर्च्यून, ये बहुत ही मिसहैपनिंग है साइकोलॉजी के लिए कि ये वर्ड जो है जर्नल यूज़ में आया। एक छोटी सी ट्रिक है, SCMB, जिसको हम याद रखेंगे। सोल, सोल से बाद में एंशियंट में सोल, और उसके बाद में फिर मिडिवल में माइंड, फिर 19th सेंचुरी में कॉन्शियसनेस, और फिर लास्टली मॉडर्न पीरियड में बिहेवियर।
ये सब हम याद रखेंगे। एग्ज़ाम टिप ये है कि इन चारों स्टेजेस को हम याद रखेंगे। इन सब के थिंकर कौन थे, क्या इन सब चीज़ों में क्रिटिसाइज़ हुआ, और लास्ट में जो वुड से 1879 का जो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट किया वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिटेल है, इसको भी हम अच्छे से याद रखेंगे और हाईलाइटेडली मेंशन करके आएंगे पेपर में। Our next question is describe the introspection method of psychology. इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो साइकोलॉजी का था उसको एक्सप्लेन कीजिए, डिस्क्राइब कीजिए और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए हमें कि क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, या फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी के मेथड से हम क्या समझते हैं। इन डिटेल जो है हमें इंट्रोस्पेक्शन को जो है डिस्क्राइब करना है। तो इंट्रोडक्शन ये है कि मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कौन कौन से हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए, जब ही तो हम उसको डिफाइन करेंगे। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी ने बहुत से अलग अलग साइंटिफिक मेथड यूज़ किए बिहेवियर को और मेंटल प्रोसेस को क्या करने के लिए, स्टडी करने के लिए। अब चीज़ें कहाँ पर आके अटकी कि जो साइकोलॉजी है वो स्टडी है किस चीज़ की, बिहेवियर की। तो अब बिहेवियर को भी स्टडी करने के लिए अलग अलग जो है चीज़ें लाई गई, अलग अलग मेथड लाए गए, जिसमें से 3 मेथड है। फर्स्ट है इंट्रोस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, और तीसरा है एक्सपेरिमेंट करने के बाद, यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड में क्या होता है, तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्लासिकल और सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट मेथड है। जो ये वर्ड है इंट्रोस्पेक्शन, इसका मतलब है सेल्फ ऑब्जर्वेशन, यानी कि खुद के अंदर झांकना। टिट कैनर ने बोला है कि जो इंट्रोस्पेक्शन है वो स्टडी है कॉन्शियस एक्सपीरियंस की, यानी कि अपने अंदर ही झांक के देखना। विलियम जेम्स ने बोला है कि इंट्रोस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन जो है ये सबसे पहली जो चीज़ है वो अपने आप पे रिले होनी चाहिए और बाद में फॉरमोस्ट और हमेशा हमेशा के लिए। और फिर स्टॉट ने भी यही बोला है सेम। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इंट्रोस्पेक्शन मेथड की, तो ये हमें प्रोवाइड करता है टोटल डिस्क्रिप्शन एक मेंटल प्रोसेस का, सेल्फ ऑब्जर्वेशन का और एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। एक बहुत ही सीधा सा सिंपल सा मेथड है जिसमें कोई भी प्रिपरेशन की हमें ज़रूरत नहीं है, किसी भी लेबोरेटरी की, किसी भी एक्सपेरिमेंटल चीज़ की। ये इकोनॉमिकल है, टाइम के लिए एनर्जी को सेव करता है और पैसा बचाता है, क्योंकि इसमें कुछ भी प्रिपरेशन हमारी नहीं लगती। ये आंसर्स देता है उन क्वेश्चन के जो कि थ्योरेटिकली इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि लॉ ऑफ मेंटल प्रोसेस। ये एक सब्जेक्टिव मेथड है और इसके 3 एस्पेक्ट है, ऑब्जर्व करो, कंट्रोल करो और उसके बाद फिर मेज़र करो। एडवांटेजेस क्या है इस चीज़ के, तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इजी है, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कभी भी, बिना किसी चीज़ के, किसी इक्विपमेंट के। इकोनॉमिकल है, कोई भी इसमें कॉस्ट जो है इन्वॉल्व नहीं है। डायरेक्ट एसेस करती है हमें मेंटल प्रोसेस के एक्सपीरियंस के, यानी कि मेंटल प्रोसेसेस और एक्सपीरियंस हमें। अब जो इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है वो तो अपनी चीज़ें सारी सही सही लिखेगा। डिसएडवांटेजेस क्या है कि हाईली सब्जेक्टिव है, जो रिजल्ट है वो उस पर्सन से अलग अलग पर्सन के अलग अलग जो है सब्जेक्टिव रहे हैं। रिजल्ट जो है वो हर अलग अलग पर्सन के अलग अलग चीज़ है, ये रिलायबल नहीं है। एनिमल्स और बच्चों पे हम यूज़ ही नहीं कर सकते क्योंकि वो बता ही नहीं पाएगा क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, उनको हम इंट्रोस्पेक्ट कर ही नहीं सकते। इमोशंस वैनिश, अगर एक इंडिविजुअल इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है अपनी इमोशनल स्टेट का तो वो अपने आप ही वो स्टेट जो है इमीडिएटली हट जाएगी, क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं ना कि हम दुखी हैं तो वो दुखपन एकदम से हट जाता है। फ्लक्चुएटिंग रिजल्ट, जो मेंटल स्टेट है वो हाईली फ्लक्चुएटिंग है, स्टेबल है ही नहीं। जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो कभी भी स्टेबल नहीं होती, हमेशा फ्लक्चुएट यानी कि बदलती रहती है। अनकॉन्शियस इग्नोर्ड, जो स्टडी है उसको अनकॉन्शियस इग्नोर यानी कि जो अनकॉन्शियस पार्ट है माइंड का उसको हम स्टडी नहीं कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम इंट्रोस्पेक्शन का, कि हम एक एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं और हमें बहुत ज़्यादा एनजाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग हम कर रहे हैं और हमने सोचा कि हम नर्वस क्यों हैं, इट इज़ बिकॉज क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं की है और इट इज़ बिकॉज क्योंकि मैं फेलियर से डरता हूँ। तो ये जो सेल्फ एनालिसिस है इसी को हम इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं। तो एग्ज़ाम टिप ये है कि
जो इंट्रोस्पेक्शन अगर पूछा जाए हमसे तो उसकी इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और उसकी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, 3 एडवांटेजेस, 5 डिसएडवांटेजेस, क्योंकि इसकी एडवांटेजेस कम और डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है। और जो बिहेवियरलिस्ट है जैसे कि वेटसन, इसने इस मेथड को जो है रिजेक्ट किया है, इस चीज़ को भी हम मेंशन कर सकते हैं फॉर अवर एक्स्ट्रा मार्क्स। ऑब्जर्वेशन मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।